हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके जीके एंड जीएस का। और ये टेस्ट हुआ था 28/12/2025 को। और इससे पहले हमने उत्कर्ष क्लासेज के 4-5 टेस्ट सॉल्व करवा दिए हैं, और अपने ये जो कलाम एकेडमी है इसके भी हमने 4-5 टेस्ट और सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखे और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करके नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पर लिखा होगा एसआई टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्यूशन। उस पर क्लिक करते ही आपको 10-12 पेपर के सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएंगे। तो वो सभी भी जाकर ज़रूर देखिएगा और इस क्लास को भी एंड तक ज़रूर देखना है भाई, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लगभग 50 से लेकर 60 टेस्ट सीरीज़ के पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आपको भी शुरुआत से आखिर तक है वो साथ में बने रहना है भाई। और ऐसे ही भर्ती परीक्षा के अलावा भी इस चैनल पर आपको एलडीसी के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, लैब असिस्टेंट, सेकेंड ग्रेड, और जो भी अपनी अभी भर्ती वगैरह आ रही है आगे, उन सभी के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर रखा है, उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी भाई। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से, माइनर टेस्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, नेजा, रिखिया, पगलिया आदि का संबंध किस लोक देवता से है। पीडीएफ बनते वक्त थोड़ी सी ऐसे ब्लर हो गई है, तो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, आप आराम से सुन लीजिए। एक पेज ही ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो नेजा, रिखिया, पगलिया आदि का संबंध किस लोक देवता से है, तो इनका संबंध रहेगा अपने रामदेव जी से। तो ऑप्शन नंबर 2 पगलिया है वो रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हें पगलिया कहते हैं, जो कि चबूतरे पर निर्मित होते हैं, और पगलिया की ही पूजा की जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और थान जो है, थान होता है मतलब पगली रखने का जो स्थान होता है उसको थान कहते हैं। और रामदेव जी संबंधित कामड़िया पंथ रहता है, जो कि रामदेव जी ने स्थापित किया था। और 13 ताली नृत्य का भी रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा नृत्य किया जाता है। और रिखिया जो है ये रामदेव जी के मेघवाल भक्त होते हैं। परचा रामदेव जी के चमत्कार को परचा कहते हैं। और ब्यावले जो है ये रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो भजन होते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। और जम्मा रामदेव जी के नाम रात्रिकालीन जो जागरण होता है भाद्र द्वितीया को और एकादशी को, तो उसे कहते हैं जम्मू देणो, ठीक है। और नेजा जो है ये रामदेव जी के मंदिर पर फहराई जाने वाली 5 रंगों की जो ध्वजा होती है वो इसमें आपकी नेजा कहलाती है। और लीला रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। बाबेरी बीज तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। देवरा रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसको देवरा कहते हैं। और फूल तो गले में पहनी जाने वाली सोने या चांदी की जो पातड़ी होती है और जिस पर रामदेव जी की मूर्ति अंकित होती है उसको फूल कहते हैं। कहते हैं ना भाई रामदेव जी फूल है, यानी कि गले में जो फूल पहनते हैं, जो राखड़ी पहनते हैं उसको फूल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था रामदेव जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर आपको दे रखा है, लोक देवता तेजा जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इनका जन्म खरनाल के ताड़जी धौलिया और राम कंवरी के घर पर हुआ था, तो ये आपके बिल्कुल सही है। इनके भोपे अविवाहित जाट होते हैं, तो इनके भोपे भी अविवाहित जाट नहीं होते हैं, ये कथन इसका गलत हो जाएगा कि जो इनके भोपे होते हैं वो अविवाहित जाट ने होकर के कुमार जाति के लोग होते हैं, ठीक है ना। रामदेव जी के तेजा जी महाराज के जो भोपे हैं वो कुमार जाति के होते हैं, न कि अविवाहित जाट। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। इन्होंने लाछा गोजरी की गायों की रक्षार्थ मीणाओं से युद्ध किया था, बिल्कुल सही है। सुरसुरा में इनकी समाधि या मंदिर भी स्थित है, तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है। और थोड़े से इनके बारे में और फैक्ट जान लेते हैं भाई। तो इनका जन्म खरनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, जो कि अपने 1073 ईस्वी। ये सन ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि देवताओं के नाम दे देंगे और बोलेंगे इनको काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो तेजा जी का जन्म रहता है अपने 1073 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। वंश है धौलिया, गोत्र है जाट, पिताजी का नाम है ताड़जी, माताजी का नाम है राम कौरी। और तेजा जी की पत्नी पेमल दे, जिनको सुंदर भी कहते हैं, पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी, जो तेजा जी के साथ सती हो गई थी।
और तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि 1103 ईस्वी के अंदर है वो इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। और इनकी समाधि व मंदिर वहीं सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर बने हुए हैं। और सर्पदंश का इलाज इन करने वाले तेजा जी के भोपे कुमार जाति के होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 नंबर कि निम्न में से कौन से स्थल लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है। तो संबंधित है उनका आपको चयन करना है। तो इसमें रहेगा आपके सुरता खेड़ा, ये भी देवनारायण जी से संबंधित है। देवमाली गांव जो कि बियावर के अंदर स्थित है, ये भी देवनारायण जी से संबंधित रहता है। और ये मुख्य पूजा स्थल जो है ये यहीं पर स्थित है भाई, देवमाली के अंदर। ठीक है, निवाई टोंक के अंदर पड़ता है, ये भी आपके देवनारायण जी से संबंधित है। मालसेरी गांव जो है आसिन भीलवाड़ा के अंदर, ये भी अपने देवनारायण जी से संबंधित रहते हैं। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। ठीक है ना। और इनका जो मंदिर देव मालेश्वरी डोंगरी भीलवाड़ा के अंदर है, इस मंदिर का निर्माण सवई भोज देवनारायण व सेठू के मंदिर भी यहाँ पे साथ में बने हुए हैं भाई। ठीक है ना। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनकी पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। तो ये भी कथन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं लोक देवता, सूची 2 में दे रखे हैं आपको इनकी प्रमुख पीठ। तो हरिराम जी महाराज की जो पीठ है ये रहती है जोरडा के अंदर, और तलीनाथ जी की पीठ रहती है आपके पांचोटा के अंदर, और वीर फतेह जी इनका जो पीठ है वो है आपके साथू गांव, और कल्ला जी की रहती है अपने रुंडेला गांव। तो इसमें आपके सभी सम्मिलित है 1 2 3 और 4। तो इसका आपके आ जाएगा भाई आंसर नंबर 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। तो कौन से लोक देवता है जिनको गोरखनाथ जी के समकालीन माना जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपके गोगा जी महाराज को गोरखनाथ जी के समकालीन माना जाता है। गोरखनाथ जी के समकालीन गोगा जी का जन्म है वो चूरू जिले के ददरेवा के अंदर 1003 ईस्वी के अंदर हुआ था, जो कि विक्रम संवत और भाद्रपद शुक्ल नवमी को हुआ था। इन्हें सर्पों के देवता जहार पीर, नागराज, गोगा पीर, गोगा बप्पा या गुंगा या अश्वरोही भाला के लिए योद्धा आदि के नाम से भी जाना जाता है भाई। 1024 ईस्वी के अंदर इन्होंने महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध होता है, और इस युद्ध का जो वर्णन है वो कायम खां रासों में दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस युद्ध का वर्णन कहाँ पर है, तो कायम खां रासों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर यानी कि साक्षात भगवान। और उत्तर प्रदेश में भी इनको जहार पीर के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है कि मारवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत जिसने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इसमें आ जाएगा आपके रूपा दे। रूपा दे जो है ये निर्गुण भक्ति की संत रहती, महिला संत रहती है, जो कि मारवाड़ शासक राव मल्लीनाथ की पत्नी थी। और उनके गुरु का नाम था नाथ जागी उगमसी। तो इनके गुरु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाथ जागी उगमसी जो है ये रूपा दे के गुरु थे। और इनका मंदिर है वो माला जाल बालोतरा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रूपा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है। संत हरिदास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा, इन्होंने राम भक्ति की सगुण विचारधारा का समर्थन किया था। तो इन्होंने राम भक्ति की जो सगुण विचारधारा थी इसका समर्थन नहीं किया था भाई। तो ये कथन आपके इसमें रहेगा गलत, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर के निरंजनी संप्रदाय को चलाया था। तो ये निर्गुण भक्त के रहते हैं, न कि सगुण भक्ति। इनके आध्यात्मिक विचार गग्गर निशानी नामक ग्रंथ में संकलित है। तो इनके जो आध्यात्मिक जो विचार वगैरह या फिर इनके जो नियम वगैरह जो थे इनके संप्रदाय के, वो इनके आध्यात्मिक जो विचार थे वो गग्गर निशानी नामक ग्रंथ में रहते हैं। ये आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इनके जो आध्यात्मिक विचार है वो रहे तो राज प्रकाश और हरि पुरुष की जो वाणी है नामक ग्रंथों के अंदर संकलित की गई थी। तो इनके ग्रंथ भी ध्यान रखना, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। और इनके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। तो हरिदास जी का जन्म है वो कापड़ोद गांव डीडवाना के अंदर हुआ था। इनको राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। और
इनका मूल नाम हरि सिंह साकला था। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था और 1513 ईस्वी में बौद्ध यानी कि ज्ञान प्राप्त कर नाम हरिदास रख लिया। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। संत हरिदास जी ने डीडवाना के पास तीखी डोंगरी पर कठिन तपस्या की और निर्गुण भक्ति के उपदेश भी देकर के निरंजनी संप्रदाय चलाया था और डीडवाना के अंदर ही 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था भाई। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। और निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। तो इनका जो अभिवादन करने का तरीका होता है, जैसे हम कहते हैं ना भाई राम राम करते हुए आते हैं, तो ये जो निरंजनी संप्रदाय के लोग हैं इनका अभिवादन होता है अलख निरंजन हरि निरंजन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सत्य कथन इसमें से कोई नहीं है भाई, न तो ए और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में परमहंस मंडली का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो परमहंस जो मंडली है इसका संबंध रहता है जसनाती संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर 2। जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये कतरियासर बीकानेर के अंदर है और यहाँ वर्ष में 3 बार यानी कि आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले भरते हैं भाई। तो साल में 3 बार भरते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और इस संप्रदाय में 2 प्रमुख वर्ग होते हैं, एक तो होते हैं सिद्ध और एक होते हैं जसनाती जाट। तो सिद्ध वर्ग में लोग भगवा कपड़े, गले में 3 विशेष गांठों का काली ऊन का धागा धारण करते हैं, जबकि जसनाती जाट साधारण राजस्थानी वेशभूषा में रहते हैं। प्रारंभ में इस संप्रदाय में 2 विरक्त यानी एक तो दुग्धहारी एक परमहंस मंडलियाँ थी। दुग्धहारी मंडली के संत लिखमादेश्वर में अधिक रहे थे और परमहंस मंडली के संत अविवाहित रहते थे। ठीक है ना। और जसनाती सिद्धों की समाधियों को बाडिया कहते हैं। बाडिया, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जसनाती सिद्धों की समाधियों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाडिया। ठीक है ना, बाडिया कहते हैं। और इस संप्रदाय में 84 बाडिया प्रसिद्ध है, यानी कि 84 बाडिया हो जसनाती संप्रदाय की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण उपासक नहीं है? तो निम्नलिखित संतों में से कौन से संत है जो कि निर्गुण के उपासक नहीं रहते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके माव जी। तो संत माव जी है ये निर्गुण उपासक नहीं थे क्योंकि ये थे सगुण उपासक। ठीक है ना। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो निर्गुण संत मतलब जो ईश्वर को निराकार, अमूर्त और निरंजन मानते थे, और सगुण मतलब जो एक ईश्वर को साकार मूर्ति के रूप में मानते थे, वो सगुण भक्ति वाले हो गए। तो निर्गुण भक्ति में प्रमुख रहते हैं धन्ना जी, कबीरदास जी, रैदास जी, पीपा जी, नानक जी, दादू दयाल, रज्जब जी, लालदास जी, हरिदास जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, और ये सब है वो प्रमुख रहते हैं जो कि आपके निर्गुण भक्ति के संत रहते हैं। ठीक है ना। और महिलाओं के अंदर ध्यान रखना, रानी रूपा दे और समस्त सुप्पी संत थी महिलाएं, वो भी अपने निर्गुण भक्ति के अंदर थी। और सगुण भक्ति देखा जाए तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कृष्णदास पियरी, अगरदास जी का, परशुराम जी देवाचार्य, मीराबाई, रानाबाई, मावजी, बाल नंदाचार्य, गोविंद स्वामी, अविनाशी मुनि, और ये सभी जो वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़े संप्रदाय है, इनके सारे के सारे संत है वो सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं भाई। तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संप्रदाय, एक तरफ दे रखे हैं आपको प्रवर्तक, और इनको सुमेलित करके आपको लिखना है कि कौन से संत किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। तो अलग्या संप्रदाय जो है इनके प्रवर्तक रहते हैं लालगिरी जी। तो इसमें आ जाएगा 2। निरंजनी संप्रदाय, इसमें आ जाएगा आपके हरिदास जी यानी कि 3 नंबर। बैराग पंथ, तो बैराग पंथ में आ जाएगा आपके भरथरी यानी कि 1 नंबर। रामसनई, तो इसमें आ जाएगा आपके रामचरण जी महाराज, तो इसका रहेगा 4 नंबर। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 जो है इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 3 1 4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय राधा को कृष्ण की परिणति मानकर उनकी पूजा करता है? तो राधा को कृष्ण की परिणति मानकर के पूजा करते हैं वो संप्रदाय रहता है आपके इसमें निम्बार्क संप्रदाय। यानी कि निम्बार्क संप्रदाय के अंदर राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी या परिणति मानकर के पूजा की जाती है। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य का जन्म वेल्लोरी जिले के
निम्ब गांव में पिता अरुण ऋषि तथा माता जयंती के यहाँ हुआ था। तो इनके पिताजी का नाम अरुण ऋषि था, माता का नाम जयंती बाई था। ठीक है। निम्बार्क ने अनेक ग्रंथों की रचना की, उनमें वेदांत परिजात सौरभ और 10 श्लोकी नामक ग्रंथ है वो प्रमुख रहते हैं भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका। और इसमें राधा जी को कृष्ण की परिणति के रूप में पूजा की जाती है। और निम्बार्क का वेदांत सिद्धांत भेदाभेद अथवा द्वैतावादी था, द्वैतावादी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना भाई। और इसे हंस, सनकादि, नारद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता, तो ये भी आपको इनके ध्यान रखना है। संप्रदाय के उपनाम रहते हैं हंस, सनकादिक और नारद संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी रचना मध्यकालीन धार्मिक काव्य के प्रसिद्ध रचनाकार ईश्वरदास बारठ की नहीं है। तो ईश्वरदास बारठ की रचना कौन सी नहीं रहती है, तो इसमें आ जाएगा आपके वेली किशन रुक्मणी की जो है ये अपने ईश्वरदास जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये रचना रहती है अपने पृथ्वी सिंह जी की। ठीक है ना, जो पृथ्वी सिंह राठौड़ थे बीकानेर वाले, उन्होंने ये रचना लिखी थी वेली किशन रुक्मणी री। ठीक है ना। और इसमें ईश्वरदास जी जो बारठ थे, इनका जन्म होता है बाड़मेर जिले के भादरेस गांव के अंदर। ये रोहिणिया शाखा के चारण थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इनकी प्रमुख रचनाएं रहती है वो इस प्रकार है कि हाला झालारी कुंडलिया, बाल लीला, देवियाण, राव कैलाश, दान लीला, गुण भागवत हंस, गरुड़ पुराण, गुण आगम, निंदा स्तुति, गुण वैराट, सभा पर्व आदि इनके ग्रंथ रहते हैं। और हरिरस ईश्वर भक्ति ग्रंथ है। हाला झालारी कुंडलिया वीर रस की उत्कृष्ट रचना रहती है। और लोग इन्हें दूसरा परमेश्वर के नाम से भी पुकारते थे, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि दूसरे परमेश्वर के नाम से किसको पुकारते थे, तो अपने ईश्वरदास जी बारठ को। तो इसका आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, ये रहती है पृथ्वी सिंह राठौड़ की, न कि ईश्वरदास जी बारठ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो पहला कथन दे रखा है, विजयदान देथा को वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से विभूषित किया गया था। यह बोरुंदा स्थित रूपाइन संस्थान के सह संस्थापक थे। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों ही सत्य है। तो विजयदान देथा जी है, इनको विज्जी उपनाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर के अंदर हुआ था। और इनको 2012 के अंदर प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और कोमल कोठारी के साथ इन्होंने सहयोग से रूपाइन संस्थान जो कि बोरुंदा के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना की थी भाई। और इनकी जो रचना रहती है, मेन रचना रहती है बाता की फुलवारी, जिसके 14 खंड थे। और 14 खंड की इस रचना में 10वें खंड को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है भाई। तो बाता की फुलवारी के जो 10वां खंड है, इसको 1974 के अंदर केंद्रीय साहित्य कब मिला था, 1974 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनके प्रमुख पुरस्कार देखा जाए तो इनको भारतीय भाषा पुरस्कार मिला हुआ 1992 के अंदर, बिहारी पुरस्कार मिला है 2002 के अंदर, राव सिंह पुरस्कार मिला है 2011 के अंदर, पद्मश्री मिला है 2007 के अंदर, और राजस्थान रत्न मिला है 2012 के अंदर। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बुद्धि विलास नामक ग्रंथ के लेखक है। तो बुद्धि विलास जो ग्रंथ है, इसके लेखक रहते हैं अपने बखत राम शाह। बखत राम शाह ने बुद्धि विलास ग्रंथ की रचना की थी। और बखत राम शाह जो है ये जयपुर, जिसमें इन्होंने जयपुर की स्थापना एवं जयपुर नगर निर्माण योजनाओं की जानकारी मिलती है भाई। जो ये बुद्धि विलास है, इसमें बखत राम शाह ने जयपुर की स्थापना के बारे में वर्णन किया है। और जयपुर निर्माण के जो योजना वगैरह है उनके बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें आपके 3, बखत राम शाह, बुद्धि विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अमर काव्य वंशावली व राज सिंह प्रशस्ति नामक ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई। तो अमर काव्य वंशावली व राज सिंह प्रशस्ति नामक जो ग्रंथ है, इनकी रचना किस भाषा में की गई, तो ये आ जाएगा आपके संस्कृत भाषा के अंदर की गई थी। और इसके साथ ही अमर काव्य वंशावली व राज सिंह जो प्रशस्ति है, ये रणछोड़ भट्ट की संस्कृत भाषा की रचना है। तो इनके लेखक का नाम ध्यान रखना भाई, रणछोड़ भट्ट, और जिनकी रचना महाराणा राज सिंह के समय की गई थी। ये जो काव्य रचनाएं हुई थी, ये अपने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के समय होती है भाई। तो भाषा रहेगी इनकी संस्कृत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो आख्यायिकी, तो आख्यायिकी जो है इसमें दे रखा है गद्य में लिखित जीवनी, जो कि बिल्कुल सही बात है। रासो, शासकों की प्रशंसा में लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं उनको रासो कहते हैं। तो ये भी आपके सही, जैसा ना पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज जी के बारे में प्रशंसा में और उनकी जो बहादुरी, जो उनकी कीर्ति है उनके बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं शासकों की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ को रासो कहते हैं। पवाड़ा, तो पवाड़ा देर का किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन करने वाली रचना। तो इसमें आपके तीसरा जो है ये इसमें असुमित रहेगा भाई, क्योंकि पवाड़ा का मतलब होता है कि बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली जो लोक गाथा या रचना होती है उसको पवाड़ा कहते हैं। और लंबा कथनक होने के कारण इसे जीड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो पवाड़े का दूसरा नाम जीड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो कथनक होता है वो बहुत लंबा खींचते हैं, ऐसे डेर किधर खींचते हैं, टेर, तो तेजा टेर होते हैं, बोल कितना लंबा खींचते हैं तेजा को, तो उसी प्रकार ये इसको जीड़ा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा खींचते हैं ऐसे। तो ये आपकी रहेगा सुमेलित। और विलास देर का, तो विलास का हो जाएगा आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं से युक्त रचना, तो इसका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ग्रंथ में जोधपुर के अतिरिक्त कितने परगनों का इतिहास व प्रशासनिक प्रबंधन वर्णित है। तो मारवाड़ परगनारा जो विगत है इनके अंदर कितने अतिरिक्त और मतलब आपके प्रशासनिक और इतिहास के प्रबंधन का वर्णन किया गया है। तो इसमें रहेगा आपके 6, जोधपुर के अतिरिक्त 6 अन्य परगनों का इतिहास और प्रशासनिक इसमें आपके वर्णन किया गया था। और जो मारवाड़ परगनारी विगत है इसकी रचना की गई थी मुणोद नैणसी के द्वारा। ठीक है, और ये नैणसी की दूसरी कृति रहती है। इसे सर्व संग्रह कहा जाता है और इसे राजस्थान का गैजेटियर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना भाई, जो मारवाड़ परगनारी विगत है इसे राजस्थान का गैजेटियर भी कहते हैं। इसकी तुलना आईन अकबरी से की जाती है और इसमें मारवाड़ के 7 परगनों कौन कौन से, तो जोधपुर परगना, फड़ौदी परगना, सोजत परगना, मेड़ता, सिवाना, जैतारण, पोकरण, इनके इतिहास और प्रशासनिक जो प्रबंधन था इनका पूरा एकदम विस्तृत वर्णन दिया गया था, जिसमें प्रत्येक गांव का संवत 1715 से लेकर 1719 तक का 5 वर्षीय सर्वेक्षण का विवरण दिया जाता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की जनगणना ही मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें रहेगा आपके 6 परगने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, बागड़ी, खैराड़ी, मेवाड़ी और गोडवाड़ी आदि उपबोलियाँ है। तो बागड़ी है, खैराड़ी है, मेवाड़ी है और गोडवाड़ी, ये रहती है अपने मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ। तो मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ और देखा जाए तो इसमें आपके देखो मेवाड़ी रहती है, एक बागड़ी, एक बीकानेरी, शेखावटी, नागौरी, खैराड़ी, गोडवाड़ी और ठटकी, थली और देवड़ावाटी, ये प्रमुख मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ रहती है भाई। और इसमें अगर आप क्षेत्र देखा जाए कि भी कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं, तो थली जो उपबोली है ये तो उत्तरी राजस्थान में बोलते हैं, ठाटी जो है ये बाड़मेर साइड बोलते हैं, गोडवाड़ी जो है ये जालोर, पाली, सिरोही में बोलते हैं, देवड़ावाटी सिरोही में बोलते हैं और खैराड़ी जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है भाई। तो इसका आंसर रहेगा आपके मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो निम्न कथन है इन पे आपको विचार करना है और कितने इसमें सही उत्तर का चयन भी करना है भाई। पहला कथन दे रखा है, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दुआ प्रमुख छंद थे। तो मध्यकालीन राजस्थानी जो भाषा थे इसके अंदर गीत और जो दुआ छंद थे ये प्रमुख थे। और दूसरा दे रखा है जो कि आप बिल्कुल सही है पहला, तो इस समय डिंगल भाषा का प्रचलन हुआ था जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो उस समय डिंगल भाषा का जो प्रभाव है ये इस समय आया जरूर था, लेकिन इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव नहीं था भाई, इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव था। ठीक है ना, तो डिंगल का प्रचलन था लेकिन इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव था और जो ब्रज भाषा का प्रभाव है ये रहता आपके पिंगल पर। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो पिंगल है इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था और डिंगल पर गुजराती भाषा का प्रभाव था भाई। तो ये आपका रहेगा असत्य। आपको पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें रहेगा आपके केवल 1, तो ऑप्शन नंबर 4, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको दे रखी है बोली, सूची 2 में आपको दे रखे हैं क्षेत्र। तो सूची 1 में दे रखी है जगरोती,
तो जागृति जो है ये बोली जाती है करौली के अंदर, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठाटी, तो ठाटी बोलते हैं बाड़मेर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। ठटकी, तो ठटकी बोलते हैं अपने जैसलमेर के अंदर, इनकी इसमें आ जाएगा 2 नंबर। खैराड़ी आ जाएगी अपने भीलवाड़ा के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है। कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो रचना राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? तो जोधराज द्वारा जो रचित रचना है हमीर रासो, इसकी रचना है वो किस भाषा में या किस बोली में लिखी गई? तो इसमें आ जाएगा आपके अहिरवाटी बोली के अंदर लिखी गई है भाई। ये किस बोली में लिखी गई? तो अहिरवाटी बोली में लिखी गई थी। और ये बोली जो है वो अलवर साइड के कुछ क्षेत्र जैसे बैरोड, कोटपुतली है, मुंडावर आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। और प्राचीन काल में जो आबिर जाति की एक पट्टी इस क्षेत्र में आबाद हो जाने से ये क्षेत्र अहिरवाटी या हीरवाल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पहले आबिर जाति के लोग रहते थे, इसीलिए यहाँ बोलने वाली जो बोली है इसको अहिरवाटी या फिर हीरवाल भी कहने लग गए थे। और ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राहट या यहाँ की बोली को राठी भी कहा जाता है। और नीमराणा के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज, तो जोधराज किसके दरबारी थे? तो नीमराणा के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी थे। इन्होंने जोधराज ने हमीर रासो और शंकर राव का भीम विलास इसी बोली में लिखा हुआ है। तो शंकर राव की रचना जो भीम विलास है ये भी आपके इसी बोली के अंदर लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अली बख्शी ख्याल जो है ये मुंडावर की है। और पंडित रामनंदर गोखा और पंडित मगधराज भारद्वाज जो इनकी है माजरा कानावास आदि भी इसी बोली के अंदर साहित्य सृजन किए गए थे। और अलवर का जो अली बख्शी ख्याल है ये लोक नाट्य भी इसी बोली पर किया जाता है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अहिरवाटी जो है ये जोधराज की रचना है और ये अहिरवाटी में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है। मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सत्य है उसकी आपको पहचान करनी है। तो पहला दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोली जाने वाली ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की बोलियों में इसका दूसरा स्थान नहीं था, इसका प्रथम स्थान रहता है भाई, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक रहता है। तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नहीं, पहली सबसे बड़ी बोली रहती है। तो ये कथन हो गया आपके असत्य। सोरठा, छंद, मांड राग इसी बोली की शिल्पगत विशेषताएं रहती है। तो ये भी सही बात है। इस बोली की जो विशेषता है इसमें आपके सोरठा छंद होते हैं। रागों में मांड राग जितना अच्छा इस बोली में मिलता है वो भारत की किसी अन्य प्रांतीय बोलियों के अंदर नहीं मिल सकता। तो ये भी इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपके सत्य है। और आपको पूछा है सत्य कथन की चयन करो, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है। एक प्रश्न में एक प्रश्न है और उसके बाद वो तर्क दिए है। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रश्न के संदर्भ में सशक्त है। तो पहले आप कथन दे रखा है, उसके बाद आपको 2 तर्क दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा तर्क है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग सशक्त है। ठीक है, तो कथन दे रखा है कि क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की असहिष्णुता को बनाए रखा जाना चाहिए। यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव अभ्यारण्य है इनकी असहिष्णुता को बनाए रखा जाना क्या आवश्यक है। तो इसमें देखो कथन दे रखा है और तर्क दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि हाँ, लुप्त प्राय प्रजातियों को रहने के लिए विशेष अलग जगह देनी चाहिए जो कि पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देती है। और दूसरा दे रखा है नहीं, उन्हें आय उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना चाहिए। तो इसमें आपके रहेगा कि तर्क जो 1 है ये आपके सशक्त है भाई, क्योंकि जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनके लिए अलग से सुरक्षित है आवास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है ना, ताकि वो उसके अंदर आराम से सर्वाइव कर सके। तो इसमें आपके पहला कथन है वो बिल्कुल सशक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है। निर्देश दे रखे हैं कि कथन के आधार पर उचित मान्यता का चयन करें। तो कथन के आधार पर उचित मान्यता का आपको चयन करना है भाई। पहला कथन दे रखा है कि जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, पंचायत प्रमुख का बयान है ये। मान्यता, जल स्तर नीचे जा रहा है। दूसरा दे रखा है कि जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है। तो बिल्कुल जो पंचायत प्रमुख था उनका बयान रहता है कि जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों के अंदर आप महसूस करोगे, क्योंकि जो जल का अतिदोहन हो रहा है उसको देखते हुए अगर ऐसे ही जल का अतिदोहन होता रहा और
वर्षा जल का अगर संग्रहण हमने नहीं किया तो आने वाले 2 सालों के अंदर इसको आप आराम से महसूस कर पाओगे। तो इसका मतलब यही होता है कि जल इस तरह नीचे जा रहा है और जल भंडारों के उचित रखरखाव की आवश्यकता है ताकि आगे आने वाले समय में पानी का उपयोग किया जा सके। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो, इस जो कथन था इसके अंदर दोनों ही तर्क है वो मान्यताएं निहित है। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही अभिकथन 1 और 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के बाद 1, 2, 3 से क्रमांक के 3 तर्क दिए गए। आपको ये तय करना है कि कौन सा तर्क प्रबल है, कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क दुर्बल है। ठीक है, तो कथन आपको दे रखा है कि क्या लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए, ये तो एक कथन है। अब इसमें आपको तर्क दे रखा है, क्या दे रखा है देखो। पहला दे रखा है नहीं, 18 वर्ष का लड़का परिवार शुरू करने की जिम्मेदारी लेने के सक्षम नहीं होता है, यानी कि लड़का बहुत छोटा होता है, वो परिवार की जिम्मेदारी लेने की लायक नहीं रहता है। दूसरा आपको दे रखा है कि हाँ, चूँकि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, इसलिए लड़कों के लिए भी यही लागू होना चाहिए। कोई लड़कियों की आयु 18 वर्ष है तो ये बोल रहा है कि हाँ, लड़कों की भी 18 वर्ष कर देनी चाहिए। तो इसमें आपके है कि लड़कियाँ की जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है ये इस प्रकार है कि ये बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं है, लड़के हैं वो टाइम से मैच्योर होते हैं। तो इसमें 21 साल वो लड़कों वाली बिल्कुल सही है। तो ये तो मुझे दुर्बल ही लग रहा है तर्क। तो तीसरा दे रखा है नहीं, लड़कों को आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये तो अलग ही चला गया भाई कि लड़कों को आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी कि जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं है, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, आपको शादी करने की अनुमति नहीं रहती है। तो ये तो आपके दुर्बल रहेगा, दूसरा भी दुर्बल रहेगा, लेकिन पहला जो है ये बहुत ही एकदम प्रबल तर्क रहता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष का लड़का परिवार शुरू करने की जिम्मेदारी लेने के सक्षम नहीं होता है भाई। ठीक है ना, फिर उनकी जिम्मेदारी, भाई 18 साल लड़का था उसकी जिम्मेदारी भी पेरेंट्स पे थी, और जो लड़की आई पे शादी करके उसकी जिम्मेदारी भी चली गई पेरेंट्स के पास। तो पहले तो एक को खाना खिला रहे थे, अब 2 को खाना खिलाओ। तो इससे अच्छा है कि आप 21 साल तक रुको, और 21 साल क्यों, मैं कहता हूँ 25 साल तक रुको, आप आराम से पढ़ने दो, कहीं जॉब लग जाए, उसके बाद आराम से शादी करो अपने मनपसंद लड़की से। तो इसमें आपके केवल प्रथम जो कथन है ये आपके प्रबल रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए मान्यताओं में से कौन सी मान्यता या मान्यताएं कथन में निहित है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, इस वर्ष अधिकांश दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खरीद पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं, यानी कि अपने जो टारगेट है साल के वो पूरा करने के लिए वो खरीद पर पुरस्कार दे रहे हैं, कुछ छूट दे रहे हैं, सेल लगा रहे हैं। तो ये इसका एक कथन था। और मान्यता दे रखा है कि दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर में अब तक बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है, इसीलिए अब उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ इसे साझा करना शुरू कर दिया है। तो ये तो भाई इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दुकानदार और जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले होते हैं ये इतने तो कभी नेक नहीं हो सकते कि ग्राहकों की मतलब भलाई सोच रहे हैं कि जितना लाभ हुआ है उसको आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये तो मेरे को दुर्बल लग रहा है। दूसरा दे रखा है, बहुत सारे सामान उपलब्ध है लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है। हाँ, मतलब स्टॉक बहुत पड़ा है लेकिन अभी तक बिका नहीं है, तो कैसे भी करके इस स्टॉक को खाली करना है, बेचना है। तो क्या करें, तो ऐसा करो सेल लगा दो, इस पर पुरस्कार दो, एक पे एक फ्री कर दो, तो ये सब कर सकते हैं। तो इसमें आपका दूसरा कथन बिल्कुल प्रबल रहेगा। तो इसका आ जाएगा आप केवल मान्यता 2 इसमें निहित है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, और भी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर कर दो, कि रातों रात इस क्लास को वायरल कर दो आप। ठीक है, जितने भी लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए, ताकि सभी के सभी पेपर है वो देख ले, उनके सॉल्यूशन देख ले, और उनकी तैयारी है वो बेहतर हो सके। चलो शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 27 नंबर। 27 में आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न के बाद 1, 2, 3 से क्रमांक के 3 तर्क दिए गए हैं। आपको ये तय करना है कि कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क दुर्बल तर्क है। तो इसमें आपके कथन दे रखा है कि क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन किए जाने चाहिए। मतलब कथन है कि क्या भारत में जो संसद के चुनाव होते हैं वो क्या एक ही दिन में पूरे किए जाने चाहिए। तो इसमें आपको कथन दे दिए, तर्क दे रखे हैं देखो। हाँ, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, और ये पहला कथन है इसका। दूसरा दे रखा है
हाँ, इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। तीसरा दे रखा नहीं, कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते हैं। तो अन्य देश करते हैं, उससे हमें क्या मतलब, तो ये तो हो गया आपके दुर्बल। हाँ, इसमें एक ही दिन में चुनाव संबंधी जो मसले हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। तो एक दिन के अंदर संसद के चुनाव है वो बहुत ही भाई लेंथी होते हैं, क्योंकि 140-50 करोड़ लोग हैं, ठीक है। और एक दिन के अंदर ये सारा कुछ करवाना तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी अभी मशीनरी नहीं है कि एक दिन में सारा कुछ हो जाए। तो ये भी आपके इसमें संभव नहीं है। हाँ, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का यही सही तरीका है, तो ये भी इसका सही तरीका नहीं है भाई। तो इसमें आपके कोई भी ठोस कदम है वो नहीं रहेगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी ठोस नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भारत के संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में किए जाने चाहिए, संबंधित कोई भी तर्क आपके पूर्णतया स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि तर्क 1 में कहा गया कि एकमात्र तरीका है जो दुर्लभ है, क्योंकि कार्य करने का केवल एक ही तरीका जरूरी नहीं होता है। और तर्क सेकंड में भी यही कहा कि सकारात्मक लाभ नहीं बताया इसमें। और तर्क सेकंड के थर्ड के अंदर अन्य देशों से तुलना की जाए जो कि दुर्बल होगा, यानी कि आपको तुलना किसी से नहीं करनी है, तुलना करोगे तो आप दुर्बल हो जाओगे। तुलना करनी है तो अपने आप से तुलना करो कि इस बार मेरे एग्जाम के अंदर इतने नंबर आए हैं तो अगली बार मेरे इतने नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। या फिर इस बार मेरे टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आए हैं तो अगली बार मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर इससे अधिक नंबर आने चाहिए। तो खुद से कंपटीशन करोगे तभी आगे बढ़ोगे भाई, ठीक है ना। किसी और से तुलना नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है, दिए गए कथन पर विचार करें। 28 नंबर आपको दे रखा है, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए कथन पूर्व धारणाओं में से कौन सी पूर्व धारणाएं कथन में निहित है। कथन दे रखा है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और ये सभी यूनिटों को अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है। अबाधित पावर सप्लाई यानी कि कंटिन्यू आपको है वो पावर सप्लाई की जाएगी। तो इसकी जो पूर्व धारणाएं दे रखी है वो देखो, सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी। सरकार है वो सभी ऐसे जो यूनिट आएगी उनको बिल्कुल पावर सप्लाई कर पाएगी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी से सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेंगे। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें दोनों ही धारणाएं जो है ये आपके इसके अंतर्गत अंतर्निहित रहती है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों के आधार पर उपयुक्त अभिधारणाएं होगी। पहला कथन दे रखा है, ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करना भारत के लिए एक आवश्यकता हो गई थी। और इसमें अभिधारणा दे रखी है। और जो नीचे आपको कथन दे रखा है इसमें से आपको चयन करना है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपको दे रखा है कि भारत द्वारा आतंकियों को प्रत्युत्तर देना जरूरी हो गया था। जो प्रत्युत्तर है ये देना है वो जरूरी हो गया था, क्योंकि इस बार उनके द्वारा नागरिकों पर हमला किया गया था। भाई जब भी देश का नागरिक अगर असुरक्षित महसूस करेगा तो जो भी जिसकी वजह से नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसमें भारत द्वारा आतंकवादियों को प्रत्युत्तर देना जरूरी हो गया था, क्योंकि इस बार नागरिकों पर हमला किया गया था। चाहे नागरिकों पर करो या फिर चाहे किसी के भी ऊपर करो, एक गलत इंटेंशन से जो हमला होता है वो तो गलत ही है। तो उस पर तो आतंकवादी को अच्छे से है वो जवाब देना भी चाहिए। और भारत ने इस बार बिल्कुल पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। दूसरी अभिधारणा दे रखी है आपको, आतंकवादियों तथा उनके प्रयोजनों के मध्य कोई अंतर नहीं करने संबंधी नया मानदंड है वो स्थापित किया गया था। तो इसमें आपके आतंकवादियों और उनके जो प्रयोजनों हैं उससे संबंधित तथ्य के बारे में कोई इसमें जानकारी नहीं दी गई थी ऊपर जो आपके कथन था। तो इसमें आपका ये नहीं रहेगा। बाकी ऑप्शन नंबर जो इसकी अभिधारणा 1 दे रखी है ये इसके अंदर आपके अंतर्निहित है और दूसरी इसके अंदर आपके अंतर्निहित नहीं रहने वाली भाई, क्योंकि इस जो अभिधारणा दे रखी है इसका इस ऊपर प्रयोजन जो कथन दे रखा था इसमें कहीं पर भी इसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये आपके रहेगा दूसरा है वो आपके अंतर्निहित नहीं है और इसमें पहला अंतर्निहित है। तो इसमें तो आपको क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे। तो इसमें आपके जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दे रखा है कि एक अभिधारणा 1 है वो अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। और इसका जो क्वेश्चन है ये साफ नहीं दिख रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और 31वां क्वेश्चन भी साफ नहीं दिखने के कारण आगे बढ़ रहे हैं। 32वां क्वेश्चन देखो। तो 31वें क्वेश्चन में क्या दे रखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे पास पेपर पड़ा है तो इसमें फ़ोटो खींचने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। इसमें पीएम सेतु के बारे में दे रखा था कि कौन सा कथन है वो असत्य ऐसे कुछ दे रखा था। तो मैं आपको पीएम सेतु के बारे में कुछ
विस्तृत जो जानकारी है वो मैं आपके सामने बोल के सुना रहा हूँ, आप आराम से सुन लीजिए, ठीक है ना। तो पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अपग्रेड IITians, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में 60,000 कितने 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ जो है 60,000 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु का शुभारंभ किया था। नई दिल्ली से किया गया, 4 अक्टूबर 2025 को किया था और 60,000 करोड़ का इसमें लागत रखी गई थी। संचालन कौशल विकास और उद्यमशीलता जो मंत्रालय इसके द्वारा का संचालन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश के 1000 सरकारी IIT संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिन्हें 200 हब और 800 स्पोक मॉडल में संगठित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 200 तो होंगे अपने हब और 800 हो जाएंगे आपके स्पोक मॉडल, टोटल कितने हो गए 1000। तो ये लिमिट ध्यान रखनी, 1000 होगी, 1000 इंस्टीट्यूट का है वो आधुनिकीकरण किया जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन आपके 30 के अंदर ये दे रखा था, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। इसमें आप कथन दे रखे थे, बोला था सत्य कथन कौन सा है, तो ये जो सत्य थे और इसका जो पूरा विस्तृत जानकारी आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। और ये जो पेपर ऐसे ब्लर हो गया था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आगे से इस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 31 नंबर। तो 31 नंबर में जो है यहाँ पर आपको दे रखा था, ये जो अपने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रिसर्च प्रतिष्ठान है इसके बारे में दे रखा था, जो कि महामेरिटाइम मिशन के बारे में पूछा था आपको। जो महामेरिटाइम मिशन था, महामेरिटाइम मिशन, इसके बारे में कुछ जानकारी पूछी थी, कथन दे रखे हैं और बोला कि कौन सा कथन इसमें असंगत या फिर असत्य रहेगा। तो हम इस मिशन के बारे में पूरा जान लेते हैं। देखो, तो महामेरिटाइम मिशन INRF यानी कि आपके अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च प्रतिष्ठान ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से महामेरिटाइम मिशन, तो ये मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है, महा ये है, ठीक है ना भाई, गया नहीं है, महामेरिटाइम मिशन का शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को गति देना, उच्च लागत वाले आयातों पर निर्भरता कम करना तथा किफ़ायती एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये इसके बारे में दे रखा था, जो कि आपको बता दिया गया है और इसी में से यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है भाई कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं इस अभियान के बारे में और इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन आपके इसमें सत्य रहता है भाई। तो पहला दे रखा था, 17 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार MP से किया था। तो ये बिल्कुल आपके सही कथन है। दूसरा दे रखा, इस अभियान की निगरानी सशक्त पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, आपके सशक्त पोर्टल के माध्यम से इस अभियान पर निगरानी रखी जाएगी। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा दे रखा, इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है भाई। इस अभियान का जो है ये आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक देश के महिलाओं और बच्चों हेतु एक स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर, इसमें आपके तीनों कथन सत्य है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 5 से 12 अक्टूबर, तो 5 से 12 अक्टूबर तक 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन हुआ था आपके ब्रिज टाउन बारबोडास के अंदर। कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिज टाउन बारबोडास के अंदर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था भाई, ठीक है ना। और अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा है और इसका जो विस्तृत सॉल्यूशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और प्रत्येक जो भी देख रहे हैं ना, एक एक आप शेयर कर दो, तो आपके एक दोस्त को भी करो, लेकिन आप एक बार आज शेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि आगे ज़्यादा ज़्यादा पता चले लोगों को कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे ही क्या वो टेस्ट है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ताकि लोग देख सकें यार, ठीक है ना। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिज टाउन बारबोडास के अंदर 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई, ठीक है ना। सत्य नहीं है उसका आपको पूछा है। तो इसमें आपके पहला कथन दे रखा है, यह सूचकांक राष्ट्रीय खान एवं खनिज निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था। तो ये कथन आपके गलत है, क्योंकि ये खान और खनिज निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया जा रहा है। और ये जो आपने है ये आपके खान और खनिज मंत्रालय नहीं, इसमें खान मंत्रालय ने देश का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक है जारी किया था भाई, न कि राष्ट्रीय खान एवं खनिज निगम लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएगा गलत, क्योंकि खान मंत्रालय ने जारी किया, ये ध्यान रखना आप। और ये सूचकांक गैर कोयला खनिजों के खनन पर केंद्रित है। तो ये जो सूचकांक है ये मुख्यतः गैर कोयला खनिजों के खनन पर केंद्रित है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही बात है। तीसरा दे रखा है, राजस्थान इस सूचकांक की उच्च खनिज भंडारण जो कि श्रेणी ए है वह राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो उच्च खनिज भंडारण जो श्रेणी ए वाले राज्य है इसमें राजस्थान शीर्ष स्थान पर न रह करके सेकंड स्थान पर रहा था भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान इसमें सेकंड पे था और जो एमपी है ये इसमें आपके शीर्ष स्थान पे था। तो इसमें ये भी आपको हो जाएगा असत्य, आपको पूछा है सत्य नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर रहेगा 3, केवल ए व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है। 8वें वेतन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 8वें वेतन आयोग के बारे में कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसके गठन को मंजूरी दी गई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई थी। और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद जब आप ऐसे ही बनोगे ना और उसके बाद 8वां वेतन आयोग लगेगा तो वैसा आपकी सैलरी अब डबल होने वाली है, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन रखो कि 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, उससे पहले हम ऐसे ही बन जाए, ताकि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा सैलरी डबल और फिर खर्चे भी डबल, ठीक है ना। फिर तो ज़िंदगी में मज़े ही मज़े भाई। इसलिए बस थोड़ी सी और मेहनत कर लो और रात दिन ये कर दो और ऐसे ही बन जाओ, क्योंकि ऐसे ही बनने के बाद फुल मज़े है भाई, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। दूसरा आपको देगा, गठन की तिथि से 15 महीने की अवधि के भीतर ये अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। तो ये आपने 15 महीने के अंदर अनुशंसाएं प्रदान करेगा, तो ये कथन गलत है भाई। 15 महीने नहीं है, इसमें आपके 18 माह के भीतर है वो अनुशंसाएं देना अनिवार्य किया था। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, इसकी जो अध्यक्षता है ये जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। और इसमें अंशकालीन सदस्य जो है वो अपने प्रोफेसर पुलक घोष भी थे, और सदस्य सचिव पूछे जाए तो अपने पंकज जैन भी थे। तो 3 नाम आपको ध्यान रखना, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, प्रोफेसर पुलक घोष, पंकज जैन, ठीक है ना, ये सभी इसमें थे। तो ये कथन भी आपके सत्य है। और पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन तो आपने अभी देखा ही होगा, ए और सी। ए और सी इनका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था। तो रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम जो है ये ब्रिटेन के साथ मिलकर के किया गया था। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है कीम स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान एवं यूनाइटेड किंगडम द्वारा दोनों देशों के यंग साइंटिस्ट के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से शुरू किया गया था। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है। 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारी मल्टी फील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया था। तो इसका उद्घाटन होता था कोप्पर अहिल्यानगर महाराष्ट्र के अंदर। कोप्पर अहिल्यानगर जो महाराष्ट्र है यहाँ पर आपके सहकारी मल्टी फील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहला कथन आपको दे रखा, 14 अक्टूबर से यूएन महासभा में हुए चुनावों में भारत, जो भारत है ये आपके एशिया प्रशांत समूह में यूनिकॉर का सदस्य बना था। UNHRC जो है इसका सदस्य बना था। तो ये बिल्कुल आपके इसमें निर्विरोध सदस्य चुना गया था भारत, और 2026 से लेकर 28 तक ये आपका रहेगा। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है, भारत वर्ष 2026 से 28 तक UNHRC का सदस्य रहेगा। तो ये दोनों कथन आपके सही है भाई। और इसमें भारत है वो निर्विरोध चुना गया था भाई, ठीक है। और UNHRC जो है ना ये रहता है आपके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी फुल फॉर्म रहती है। तीसरा दे रखा, भारत के साथ एशिया प्रशांत समूह से ईरान, थाईलैंड और पाकिस्तान भी UNHRC के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो इसमें आपके जो है ये ईरान तो इसमें नहीं है भाई, ईरान गलत दे रखा है। थाईलैंड भी आपके गलत है, क्योंकि इसमें आपके एक तो पाकिस्तान था, वियतनाम था और इराक था। इराक, पाकिस्तान, वियतनाम ये तीनों भी एशिया प्रशांत समूह से UNHRC के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो ये कथन आप गलत हो जाएगा। और भारत जो है वो 2026 से शुरू करेगा, और ये भारत का 7वां कार्यकाल है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि भारत 7वीं बार इसका सदस्य चुना गया था। तो इसमें आपके सत्य कथन A और B है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, A व B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 के संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कौन सी श्रेणी के अंदर किसको नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपको सुमेलित करके बताना है भाई। सबसे पहला दे रखा है शांति। तो शांति के अंदर जो पुरस्कार है ये मिला था मारिया कोरिना माचोडो को। जो मारिया कोरोनो माचिडा है इनको मिला था शांति के अंदर ये नोबेल पुरस्कार। इसको पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनकी मेहनत धरी रह गई थी, और मारिया कोरोना जो माचोडो है इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर आते हैं साहित्य का पुरस्कार, ये मिला था आपके लास्जेलो क्रास्ना होकोई, यानी कि 3 नंबर। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था आपके पीटर हार्विट। एक तो पीटर हार्विट को दिया गया था, एक जोएल मोकिर को दिया गया था, और एक फिलिप एगियन को दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया था, वो आपको तीनों नाम ध्यान रखना। एक तो पीटर हार्विट, एक जोएल मोकिर और एक फिलिप एगियन, ठीक है ना। तो इसमें आपके रहेगा पीटर हार्विट, यानी कि 1 नंबर। फिर दे रखा भौतिक विज्ञान के अंदर, तो भौतिक विज्ञान में दिया गया था आपके जॉन एम मार्टिनिस। तो भौतिकी के अंदर भी आपके 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। एक तो थे जॉन एम मार्टिनिस, दूसरे आते हैं जॉन क्लार्क, तीसरे आते हैं मिशेल एच देवरोट। तो इसमें आपके इसमें आ जाएगा 2 नंबर। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला विज्ञान रत्न श्रेणी का पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2025 का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है ये दिया गया था प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया था, और ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है और 13 क्षेत्रों में दिए जाते हैं भाई, ठीक है ना। इसलिए विज्ञान रत्न श्रेणी का जो पुरस्कार है ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया था, ठीक है ना। और ये 26 अक्टूबर को पुरस्कार दिए गए थे। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई थी। तो इसमें आ जाएगा आपके प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है इस पर कुछ कथन दे रखे हैं, और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य रहता है। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। तो बिल्कुल आपकी सही बात है भाई, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत कुल 22 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा भारत? तो भारत इसमें आपके कुल 22 पदक जीते थे, इसमें से 6 तो थे अपने स्वर्ण, 9 थे इसमें रजत, 7 आते हैं अपने कांस्य, और 22 कुल पदक 22 जीते थे और पदक तालिका के अंदर 10वें स्थान पर
रहा था भाई। ठीक है, और प्रथम स्थान पे कौन था, तो वो आते हैं अपने ब्राज़ील। ब्राज़ील ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया था और उसने 15 स्वर्ण जीते थे। दूसरा स्थान मिला चीन को, जिसने 13 स्वर्ण पदक जीते थे। तीसरे स्थान पे आते हैं ईरान, जिसने 9 स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसमें सत्य कथन का पूछा है तो आपके दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है भाई। तो इसका आ जाएगा आपके आंसर नंबर 3। और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंदर हुआ था, ये इसका संस्करण था 12वां। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, 12वां संस्करण रहता है भाई। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है। 24 अक्टूबर को भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किन 2 तीव्र गति के उन्नत गश्ती नौकाओं का गोवा में जलावतरण किया था। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो ICGS अजित और ICGS अपराजित। इन दोनों को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तीव्र गति से, ये दोनों तीव्र गति वाली तोप गश्ती रहती है, इनका जलावतरण कर दिया गया था। और ये दोनों तोपें जो है गोवा शिपयार्ड यानी कि GSL द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किए गए थे तथा GSL द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्मित 8 गश्ती तोपों की श्रृंखला में 7वें एवं 8वें नंबर पर ये दोनों रहती है भाई, अजित और अपराजित। तो ऑप्शन नंबर 3। चलो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक पश्चिमी तट पर युद्धाभ्यास कोंकण 2025 किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ था। तो कोंकण जो युद्ध अभ्यास है ये आयोजित हुआ था अपने भारत और ब्रिटेन के मध्य। भारत और ब्रिटेन के मध्य कोंकण युद्ध अभ्यास हुआ था और ये 5 से लेकर 12 अक्टूबर को हुआ था। और दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास था। और इसका जो आयोजन है समुद्र तथा बंदरगाह 2 चरणों में किया गया था। इसमें भारत के जो INS विक्रांत था, इसने इसमें भाग लिया था भाई। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो INS विक्रांत। और इसमें आ जाएगा भारत और ब्रिटेन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है। 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया था। तो प्रथम जो नमो वन है इसका उद्घाटन किया गया था प्रताप बांध अलवर के अंदर। कहाँ किया गया है भाई, प्रताप बांध अलवर के अंदर नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन हुआ था, जो कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था 5 अक्टूबर 2025 को। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो गलत है। तो गलत कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके पहला कथन दे रखा है कि मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय रहता है। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। दूसरा दे रखा है, ये आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। तो ये जो अपने संरक्षण अधिनियम है ये 1999 द्वारा मानवाधिकार संरक्षण जो नियम है वो 1993 से प्राप्त करता है भाई। कौन से नियम से, तो 1993 के जो नियम थे उनसे ये प्राप्त करता है। तो इसमें 1999 के अधिनियम से प्राप्त करता है, ये कथन इसमें आपके गलत रहेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, ये गलत हो गया बी। फिर दे रखा, आयोग में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। तो 2006 के जो संशोधन हुआ था इसके अंदर एक प्रावधान किया गया था कि इसमें एक तो पहले था कि इसमें एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। ठीक है ना। इन्हीं का संशोधन करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए 2006 के अंदर। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा भी ए सही है और सी इसमें सही है, लेकिन तीसरा जो है तो बी जो है ये इसमें आपके गलत रहेगा भाई। ठीक है ना। तो इसका आपके ए और सी यानी कि आपके रहेगा। और आपको पूछा है गलत कथन का पूछा है शायद तक। हाँ, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत रहेगा बी कथन। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की आपको इसमें पहचान करनी है कि कौन सा कथन इसमें आपका असत्य रहने वाला है। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो यह एक संवैधानिक निकाय न होकर के सांविधिक निकाय है, या फिर कह सकते हैं वैधानिक निकाय है भाई। ठीक है ना, न कि संवैधानिक। तो ये कथन आपके इसमें रहेगा गलत।
तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें आप असत्य हो जाए, क्योंकि ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था और इस अधिनियम के तहत ये मानवाधिकार आयोग साथ में राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और राज्य मानव आयोग एक सांविधिक या वैधानिक निकाय रहता है। तो ये संवैधानिक तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत है। कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये आपके बिल्कुल सही है। और अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें पहले होगा वो इसमें आपका रहेगा, तो ये दोनों ही आपके सत्य है। चौथा दे रखा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति गंगराम मूलचंदानी है, जो कि भूतपूर्व IPS अशोक कुमार गुप्ता, और इसमें जो सदस्य आते हैं आयोग के इसमें रहते हैं भूतपूर्व IPS अशोक कुमार गुप्ता और रामचंद्र सिंह जाला, ये इस आयोग के अभी सदस्य है। और अध्यक्ष रहते हैं गंगाराम मूलचंदानी, जो कि आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ही कथन आपके असत्य हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 आपको दे रखा है, 47 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान व उनसे संबंधित अधिनियम की धाराओं में से असुमेलित को छांटिए। कौन सा इसमें असुमेलित है, इसमें आपको छांटना है भाई। तो नियुक्ति धारा 22 के अंदर बिल्कुल सही, वित्तीय स्वायत्तता धारा 33 के अंदर ये भी आपके सही, वैधानिक गारंटी धारा 23 के अंदर ये भी आपके सही, और कार्यवाहक अध्यक्ष ये धारा 26 में नहीं है भाई, ये धारा 25 के अंदर रहती है, ठीक है ना। तो 4 नंबर आपके इसमें रहेगा असुमेलित, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राधिकारी या राजस्थान राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट या अनुशंसाओं के बारे में की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को कितने समय में भेजनी आवश्यक है। तो कितने समय में भेजनी आवश्यक रहती है, तो इसमें आ जाएगा आपके 1 माह के अंदर अंदर भेजना आवश्यक रहता है भाई, ठीक है ना। आयोग की सलाह राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इतना आवश्यक है कि आयोग द्वारा प्राधिकारी या राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट या अनुशंसाओं के बारे में की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को 1 महीने पहले भेजने का दायित्व इनका रहता है भाई। तो आ जाएगा 1 महीने पहले, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समिति में सम्मिलित नहीं होता है। तो राजस्थान राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समिति में सम्मिलित नहीं होता है, तो इसमें रहेगा एक तो आपके मुख्यमंत्री सम्मिलित रहते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसमें आपके सम्मिलित नहीं रहते हैं भाई। और विधानसभा में विपक्ष के नेता तो ये सम्मिलित रहते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री तो ये भी आपके इसमें सम्मिलित रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सम्मिलित नहीं रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आपके गलत हो जाएगा भाई। और ये जो नियुक्ति है ये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, और इस समिति के अंदर जो है ये आपके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट का मंत्री भी होता है। तो इन 3 लोगों की जो समिति होगी वो सिफारिश करेगी कि आप इसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाओ, तब राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है ना। तो नियुक्ति तो करेगा राज्यपाल, और समिति ये रहेगी आपकी मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपके सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है, और कौन सा कथन असत्य कथन है उसकी आपको पहचान करके बताना है भाई। तो पहला आपको दे रखा कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन 2007 बनाए गए थे। तो राजस्थान सूचना आयोग के जो नियम है वो 2007 के अंदर बनाए गए थे, तो बिल्कुल ये सही बात है। और ये धारा अपने 15 के तहत, हाँ, सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। 2005 की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया था, और इसके जो प्रबंधन विनियमन है वो 2007 में बनाए गए थे। तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें पूछा है असत्य कथन, तो न तो 1 और न 2, ऑप्शन नंबर 4। तो 51 नंबर आपको दे रखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में या किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।
तो कौन से नियम के अकॉर्डिंग इस पर बाध्यकारी रहेगा, तो इसमें आ जाएगा आपके नियम नंबर 19(7) के तहत। जो 19(7) है इसके तहत आपके राज्य सूचना आयोग का जो आदेश है वो बाध्यकारी रहता है भाई। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आरटी अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में राज्य सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण होता है, अर्थात राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के संदर्भ में राज्य सूचना आयोग में अंतिम अपील की जा सकती है। और आरटी अधिनियम 2005 की धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपके असत्य कथन कौन सा रहेगा इसका चयन करके आपको बताना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में है। ये कथन आपके बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा है कि आयोग की कार्यवाहियों का संचालन अंग्रेजी, हिंदी या राजस्थानी में किया गया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात नहीं है। इसके अंदर अंग्रेजी के अंदर सही है, लेकिन हिंदी में भी सही है, लेकिन राजस्थानी के अंदर किया जाएगा, ये कथन गलत है भाई। ठीक है ना। तो राजस्थानी के अंदर इसका है वो आपके संचालन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका रहेगा आपके असत्य। और आयोग का ध्येय वाक्य रहता है यथेमा वाचम कल्याणम, यथेच्छा वाचम कल्याणम, यानी कि ये जानकारी मैं जन जन को दूंगा क्योंकि यही हितकारी होगा। तो ये इसका हिंदी अर्थ में रहता है, जो कि ऋजुर्वेद से लिया गया था। ये वाक्य ध्यान रखना कहाँ से लिया गया, तो ऋजुर्वेद से लिया गया था। और इसका अर्थ होता है कि ये जानकारी मैं जन जन को दूंगा क्योंकि यही हितकारी होगा। और आयोग ने आरटी पोर्टल 2.0 लॉन्च किया था। तो ये कथन भी सही है। तो दूसरा कथन इसमें आपका असत्य रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 आपको दे रखा है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर आपको पहला कथन दे रखा है और इसके बारे में आपको नीचे कथन भी दे रखा है कि कौन सा कथन इसमें आपके सही है उसका चयन भी करना है भाई। सो सही है उसका चयन करना, ठीक है ना। पहला दे रखा है लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उनकी सेवा की शर्तें कर में से वही होगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या फिर न्यायाधिपति की होती है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है और दूसरा दे रखा आपको कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो ये अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को नहीं देता भाई, ये राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। तो ये कथन आपके इसमें गलत रहेगा भाई, इसमें रहेगा राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है, न कि मुख्य न्यायाधीश को। दूसरा गलत हो गया। इसे पूछा सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे, इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपके इसमें सही रहता है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला दे रखा आपको, तो इसका जो पहला कथन दे रखा है ये है कि आपके मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मुख्यमंत्री सहित अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अथवा मंत्री, राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री। तो ये कथन आपके इसमें रहता है भाई गलत, क्योंकि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य अभिप्रेत रहता है, चाहे वो किसी भी नाम से प्रेरित हो, ज्ञात हो, अर्थात मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, ठीक है ना। तो ये मंत्री से रहता है, तो इसका सही कथन आपके इसके ये तो हो जाए गलत कथन। दूसरा दे रखा है अधिकारी से, और जो ये मंत्री है मंत्री से राजस्थान राज्य में, और दूसरा दे रखा अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत होता है। तो लोक सेवा में या फिर लोक पद पर जो व्यक्ति है वो इसमें आपकी अभिप्रेत होता है, ठीक है ना। तो ये कथन आपके इसमें बिल्कुल सही रहता है भाई। तो इसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त रहता है, इसमें दे रखा था मुख्यमंत्री सहित, तो ये इसमें गलत रहता है, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया, दूसरा इसमें आपके सही है।
आपको पूछा है सही कथन कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2, केवल और केवल बी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। तो क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तो इसमें आपके सबसे पहले दे रखा है राज्य की कंपनियां, ये इसके क्षेत्राधिकार में रहती है। नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष, ये भी इसमें आपके रहते हैं। नगर निगम के महापौर या उप महापौर, ये भी आपके इसके क्षेत्राधिकार में रहते हैं। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य है, ये इसके आपके न्याय क्षेत्र से बाहर रहते हैं भाई। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये इसके न्याय क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, जो कि अनुच्छेद 236 के खंड 6 में परिभाषित इसका न्यायिक सेवा का सदस्य रहता है। और भारत के किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी जो है वो भी इसके क्षेत्र से बाहर रहता है। मुख्यमंत्री राजस्थान, ये भी बाहर रहेगा। महालेखाकार अब राजस्थान, ये भी इससे बाहर रहता है। आरपीसी का अध्यक्ष और सदस्य, वो भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है। तो ये सब आपको इसमें मेन ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये इस क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है। 56 नंबर थोड़ा सा आपको ऐसे ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्बोध से गलत शिकायत करने पर, अगर जानबूझकर या फिर मान लो कोई अगर झूठी या गलत शिकायत कर देता है, तो कितने समय तक के बराबर कारावास का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई मान लो गलत सूचना या फिर गलत शिकायत कर दी, तो उसको कितने वर्ष का कारावास है वो भुगतना पड़ सकता है नियम 1973 के तहत। तो इसमें रहता है आपके 3 वर्ष। कितने वर्ष का भाई? 3 वर्ष का कारावास इसमें आपके होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है। जिला कलेक्ट्रेट के संदर्भ में असत्य कथन है। तो जिला कलेक्ट्रेट के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके सबसे पहले दे रखा है कि ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो ये बिल्कुल जिला कलेक्टर जो है, ये जिले की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। ये जिला महिला सहायता समिति का भी अध्यक्ष होता है, तो ये कथन भी सही है। जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में ये कार्य करता है, तो ये कथन भी आपके इसमें सही रहता है। राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी, तो ये कथन गलत है भाई। 2015 में पद स्थापना नहीं की गई थी, ये पहली बार 2009 के अंदर इसकी पद स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये इसका हो जाएगा आपके असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व होता है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, इनमें जनगणना करवाना या फिर सर्वेक्षण करवाने दायित्व जो है, ये उपखंड अधिकारी का रहता है भाई। उपखंड में गरीबी रेखा का अगर आप सर्वेक्षण करवा रहे हो, तो इसका दायित्व उपखंड अधिकारी का ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है। गिरदावरी से आशय है। तो गिरदावरी होती है, जैसे कहता है ना भाई ज़मीन की गिरदावरी, तो गिरदावरी से क्या आश्रय रहता है। तो इसमें आ जाएगा आपके तैयार फसल का, जो तैयार फसल होती है उसका पटवारी द्वारा बनाया गया विवरण। जो तैयार फसल है, इसमें पटवारी द्वारा विवरण तैयार किया जाता है, उसे गिरदावरी कहा जाता है भाई। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर हो गया। 60 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1), 6 और 76 ग के अनुसार राजस्व अपीलीय अधिकारी के रूप में किसे प्राधिकृत किया गया। तो किसे प्राधिकृत किया गया, तो इसमें आ जाएगा आपके संभागीय आयुक्त को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1), 6 और 76 ग के अनुसार राजस्व अपीलीय अधिकारी माना गया था। तो संभागीय आयुक्त को माना गया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन नंबर गणित का क्वेश्चन है, और मैं इसमें आपको आंसर बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो को पॉज करके बिल्कुल एकदम प्रॉपर इसको आपके अभ्यास के रूप में साइड में सॉल्व करके इसके आंसर आपको निकालने हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका आपका रहेगा कि यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपये कम है, यदि दर 10% हो तो मूलधन होगा। तो इसका मूलधन रहने वाला है आपके 1000 रुपये। कितना हो जाएगा भाई?
तो मूलधन रहेगा आपके 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपको दे रखा 62 नंबर, कोई राशि 5% की दर से 2-3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो 25 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह राशि होगी। तो वह राशि कौन सी रहने वाली है? तो इसमें आ जाएगा आपकी वह राशि रहेगी 250 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर आपको दे रखा है, 1 लाख रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग को 2% की दर से, दूसरे भाग को 6% की दर पर उधार दिया जाता है। तो 4 साल का कुल साधारण ब्याज 20,000 रुपये प्राप्त होता है। तो 6% की दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। तो 6% दर पर जो राशि दी गई थी वो रहती है आपके 75,000 रुपये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, 75,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 आपको दे रखा है, 944 रुपये की राशि 4 बराबर किस्तों में देय है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो इसमें जो प्रत्येक किस्त की राशि आएगी वो आ जाएगी आपके 200 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 65 आपको दे रखा है, 65 आपको दे रखा है कि 10,000 रुपये 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 10,000 रुपये पर अगर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो रहेगा आपके 2100 रुपये। कितना हो जाएगा भाई? 2100 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर से 5,600 जमा करवाता है। उसके 6 महीने बाद वह 3,200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि को वापस ले लेता है। तो तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलती है। तो उसको कुल जो ब्याज के रूप में राशि मिली है वो हो जाएगी आपके 150 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 आपको दे रखा है, एक व्यक्ति कुछ राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह इसे 8,820 रुपये की 2 समान किस्तों में लौटा देता है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात करो। तो उधार ली गई जो राशि रहेगी वो आ जाएगी आपके इसमें 16,400 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। तो x ज्ञात कीजिए। तो इसमें x आ जाएगा आपके 5/9 रहेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। इसमें आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है सीधे कि समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू दर। वो फॉर्मूला लगा के आप आराम से करोगे तो आपको इसमें x का मान जो है मिल जाएगा, जो कि समय रहेगा। तो 5/9, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो कुल नगरीय जनसंख्या वृद्धि देखा जाए तो इसमें आपके रही थी नगरीय जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी 1.5%। कितनी वृद्धि भाई? तो 1.5% इसमें वृद्धि हुई थी, जो कि आपकी इस प्रकार है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या रहती है 23.39% और 2011 में बढ़ करके हो गई थी 24.90%, ठीक है ना, जो कि अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। ये भी ध्यान रखना आपको, 1.5% है जो कि अब तक की सर्वाधिक वृद्धि रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखो 70 नंबर, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रम में से है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें रहता आपके प्रतापगढ़ रहेगा सर्वाधिक, जयपुर रहेगा न्यूनतम, ठीक है ना। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या एक तो 43.6% है, यानी कि अगर आप ऐसा मानो कि जो इसकी पूरी जनसंख्या उसको अगर 100 मानते हो तो उसमें से 43.5 लोग ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे लोग जो है वो आराम से बैठे हैं और खा रहे हैं बस, ठीक है। और 43% में से 43.6% में से पुरुष रहते हैं 51.5% और महिलाएं रहती है 35.1%।
और इसमें भी सर्वाधिक जो कार्यशील है वो प्रतापगढ़ के अंदर है, वो रहता है आपके 55.5% जनसंख्या कार्यशील, और जयपुर में रहती है आपके 37.2% जनसंख्या कार्यशील। तो इसका आ जाएगा प्रतापगढ़ और जयपुर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 2016 से 20 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी। तो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो आ जाएगी आपके 69.4 वर्ष। तो 69.4 वर्ष जो है ये इसमें आपके जीवन प्रत्याशा रहने वाले 2024-25 के अनुसार। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वो रहती है 70 वर्ष। तो दोनों आपको ध्यान रखनी, राज्य की तो आ गई 69.4 और भारत की रहेगी आपके 70%। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके दे रखा 72 नंबर कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा के अंदर दर्ज की गई, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है इस बार, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई, ये गलत है भाई। पाली में नहीं होकर के ये झुंझुनू के अंदर है वो सर्वाधिक है वो दर्ज की गई थी। ठीक है ना, न कि पाली के अंदर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ जिले में दर्ज की गई थी, तो ये भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके सत्य कथन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नज़दीक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक नज़दीक अगर देखा जाए तो इसमें रहेगा आपके सिरोही और टोंक के अंदर, क्योंकि राजस्थान का एवरेज जनसंख्या घनत्व वो 200 रहता है, और टोंक का इसमें आ जाएगा आपके 198 और सिरोही का रहेगा आपके 202, जो कि इसमें आपके एवरेज में एकदम नज़दीक रहता है। तो इसमें सिरोही और टोंक रह जाएगा। और राजस्थान का जो औसत घनत्व 200 से अधिक घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या जो है वो है आपके 18, और 200 से कम रखने वाले जो जिले हैं वो है 15। ठीक है ना, तो 18 जिलों का औसत घनत्व 200 से अधिक है और 15 जिलों का जो औसत घनत्व है वो 200 से कम है भाई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सत्य है इसमें से आपको चयन करके बताना है। लिंगानुपात में कमी दर्ज हुई है, तो लिंगानुपात के अंदर इसमें आपके कमी दर्ज की गई, तो ये कथन आपके इसमें रहेगा गलत, क्योंकि इसमें लिंगानुपात के अंदर आपके वृद्धि दर्ज हुई थी। 228 है 2011 के अनुसार, और 928 है 2011 के अनुसार, और 2001 के अंदर थी आपके 921। तो इसमें आपके 7 अंक की वृद्धि हुई है, ना कि कमी। तो पहला गलत हो गया। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, तो शिशु लिंगानुपात के अंदर आपकी कमी दर्ज की गई, तो ये भी कथन गलत हो गया, क्योंकि 11 के अंदर शिशु लिंगानुपात जो है वो 888 रहता है, और 2000 जो एक था इसमें था 909। तो इसमें भी आपकी 21 अंक की कमी दर्ज हुई है, न कि वृद्धि। तो यह कथन भी गलत है। दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज हुई है, तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। दशकीय वृद्धि दर देखी जाए तो उसमें आपकी कमी दर्ज हुई है, तो कथन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो सी कथन आपके सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में अंतर किया गया, तो अंतर कितना अंतर दर्ज किया गया, तो इसमें आ जाएगा आपके लगभग 50% का अंतर दर्ज किया गया था, क्योंकि 2011 जो है इसमें ग्रामीण जनसंख्या रहती है 75.10% और नगरीय जनसंख्या रहती है आपके 24.90%, जो कि लगभग 50% का अंतर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 76 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का दर्ज किया गया। तो न्यूनतम लिंगानुपात अगर देखा जाए तो इसमें आपके जैसलमेर जिले का रहेगा, क्योंकि जैसलमेर का लिंगानुपात है 807, जो कि इन जिलों के अंदर न्यूनतम रहता है। और धौलपुर का आ जाएगा आपके 865, और ये जो अपने बांसवाड़ा है इसका आ जाएगा 872। ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना, न्यूनतम आ जाएगा आपके जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है। निम्नलिखित बांध और जिला में असुमेलित युग्म है, तो कुन्नू बैराज ये 12 के अंदर है, मैलपुर बैराज कोटा में ना होकर के ये भी आपके 12 के अंदर स्थित है भाई, तो ये आपका रहेगा असुमेलित। मेज बैराज जो कि बूंदी के अंदर है,
तो बिल्कुल सही। राठौड़ बैराज सभी माधोपुर के अंदर है, ये भी आपके सही है। तो कोटा के अंदर एक नवनेरा बैराज है जो कि आपके कोटा के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक रामगढ़ बैराज है जो कि आपके बारा के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो कुन्नू बैराज बारा, मैलपुर बैराज बारा के अंदर, और मेज बैराज ये भी आपके बूंदी के अंदर है, और नवनेरा बैराज कोटा में आ जाएगा, और राठौड़ बैराज जो है ये सभी माधोपुर में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपके रहेगा सुमेलित नहीं है, इसका रहेगा 12, ठीक है ना। कोटा गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है। देवास परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है आपको, और विचार करना है, और इसमें से आपके कौन सा कथन कूट सत्य रहता है वो भी आपको चयन करना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है, इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। यह परियोजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का हिस्सा है। तो 2.0 का हिस्सा, ये भी आपके सही है। यह परियोजना नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त रहती है, तो ये भी सही बात है, ये नाबार्ड से वित्त पोषित रहती है। और चौथा दे रखा, इस परियोजना के चतुर्थ चरण में नाथिया ताल बांध का निर्माण किया गया था। तो चतुर्थ जो आपके इसमें चरण रहता है, इसमें नाथिया ताल बांध का निर्माण नहीं किया गया था। चतुर्थ चरण के अंदर अम्बावा जो बांध था ना, इसका निर्माण हुआ था भाई। जो अम्बावा बांध था इसका निर्माण है वो चौथे चरण के अंदर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और नाथिया ताल जो बांध था इसका निर्माण होता है तीसरे चरण के अंदर, ठीक है। और पहले चरण में हुआ था गोरना बांध का निर्माण, दूसरे चरण में हुआ था आपके मादड़ी बांध जो कि अकोला के अंदर स्थित है, तीसरे चरण में हुआ था नाथिया ताल बांध, और चौथे चरण में हुआ था आपके अम्बावा बांध। तो ये कथन आपके रहेगा इसमें असत्य। तो इसमें सत्य कथन ए, बी और सी रहेगा। तो देखो कौन सा विकल्प आपके सही रहता है। तो ए, बी, सी कथन सत्य, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। 79 आपको दे रखा है, निम्नलिखित परियोजना या वित्त पोषित संस्था में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म इसमें असुमेलित है उसका आपको पहचान करके बताना है भाई। तो राजस्थान सिंचाई सुदृढ़ीकरण परियोजना, इसमें दे रखा जायका यानी कि जापान की कंपनी, तो यह बिल्कुल आपकी सही बात है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, तो इसका आपके नाबार्ड दे रखा जो कि इसमें असुमेलित है, क्योंकि इसको भी वित्त पोषण है वो जायका से ही मिलता है, जो कि अपने जापान का एक बैंक है जायका, उसी के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ये भी आपके कथन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा असुमेलित, ठीक है ना। अटल भूजल योजना, तो विश्व बैंक एवं केंद्र सरकार, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। और रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र एवं पुनर्गठन परियोजना, तो इसमें आपके एनडीबी एवं राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये कथन भी आपके सत्य है। लेकिन जो दूसरा कथन था आपके या नाबार्ड ने होकर के जायका होगा भाई, ठीक है ना। तो ये इसमें रहेगा असुमेलित, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल है। तो कुल जो सिंचित क्षेत्रफल है ये आपके इसमें रहेगा 95.5 लाख हेक्टेयर। 95,47,292 हेक्टेयर जो है ये इसमें आपके कुल सिंचित क्षेत्र रहता है 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है। 81 में आपको दे रखा है कि राजस्थान में सिंचाई संसाधन के संदर्भ में निम्न पर विचार करो। निम्न पर विचार करना है और सत्य कथन कौन से उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो राज्य के सिंचित क्षेत्र में लगभग 2/3 कुएं व नलकूपों द्वारा सिंचित है, तो बिल्कुल सही है। 2/3 क्षेत्र कुएं और नलकूपों से सिंचित होते हैं। नर्मदा नहर से राज्य के 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है। और भांगड़ा नहर जो भांगड़ा नहर है द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सुविधाएं हनुमानगढ़ जिले को प्राप्त होती है भाई। तो ये कथन भी आपकी बिल्कुल सही बात है। और इसके तहत अलग अलग देखा जाए तो नलकूपों से कुल सिंचित होती है 50.34%, कुएं से होती है 18.83%, नहर से होती है 28.60%, टैंक से होती है 0.31%, अन्य स्रोत से होती है 1.92%। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 1 A, B, C सत्य, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है। परवन बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई परियोजना से राजस्थान के निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। तो परवन बहुउद्देशीय जो परियोजना है इससे आपके कोटा,
बारा, झालावाड़। तो कोटा, बारा, झालावाड़ जो जिले हैं इनको आपके सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेगी परवन बहुउद्देशीय परियोजना से, ठीक है ना, जो कि परवन नदी के ऊपर स्थित है और झालावाड़ के निकट स्थित है भाई, ठीक है ना। और इसके तहत 2.01 लाख हेक्टेयर है वो सिंचित होगा। तो ये लिमिट भी आपको ध्यान रखनी है, 2.01 लाख हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर ए कोटा, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, आईजीएनपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आईजीएनपी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो इसके प्रथम चरण में 204 किलोमीटर फीडर नहर का निर्माण किया गया था। तो 204 किलोमीटर का फीडर नहर का निर्माण हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इस नहर का 0 पॉइंट मोहनगढ़ जैसलमेर है। तो जो इसका 0 पॉइंट दे रखा है ये आपके मोहनगढ़ जैसलमेर, तो मोहनगढ़ जैसलमेर नहीं है भाई, इसका जो 0 पॉइंट रहेगा वो इसमें आपके रहेगा गडरा रोड, जो बाड़मेर के गडरा रोड है, यानी कि बरकतुल्ला खां या बाबा रामदेव शाखा के रूप में वहाँ तक पहुँचाना जाएगा, यानी कि वो इसका 0 पॉइंट रहेगा भाई। गडरा रोड है वो इसका 0 पॉइंट होगा, न कि मोहनगढ़ जैसलमेर। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल से केवल बीकानेर जिला लाभान्वित होता है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात है। तेजाजी जो वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल है इससे केवल बीकानेर जिला लाभान्वित होता है। और इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर से लीलवा और दीघा उपशाखाएं निकाली गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम छोर से लीलवा व दीघा उपशाखाएं। तो इसका आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि असत्य हो जाएगा, बाकी दोनों कथन सत्य है भाई। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा आपके ए व सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, जाखम बांध स्थित है। तो जाखम बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो जाखम बांध आपके इसमें आ जाएगा अनूपपुरा प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ स्थित है भाई अपने जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? तो अनूपपुरा जो प्रतापगढ़ है यहाँ पर आपके जाखम बांध स्थित है, जो कि इसमें आपके सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में इससे सिंचाई होती है। और ये 1962 में जाखम नदी के ऊपर बनाया गया था, जो कि 253 मीटर तो है इसमें लंबा और 81 मीटर ऊंचा बांध है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध रहता है और जिसका शिलान्यास तत्कालिक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था। इस पर 2 लघुपन विद्युत इकाइयाँ भी स्थापित की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? अनूपपुरा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। तो इसमें उपयुक्त समुच्चय की पहचान करने तो इसमें रहेगा आपके, एक तो आ जाएगा इसमें बसीन बसई अलियाबेट। जो बसीन बसई अलियाबेट है ये इसमें आपके पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र का तेल उत्पादक क्षेत्र रहने वाला है, ठीक है ना भाई। तो इसमें रहेगा आपके बसीन बसई व अलियाबेट, जो कि गुजरात तट पर अलियाबेट, महाराष्ट्र तट पर रहेगा बॉम्बे हाई, बसई और बसीन। तो गुजरात तट पर तो हो गया आपने अलियाबेट और महाराष्ट्र तट पर हो गया आपके बॉम्बे हाई होता है एक, और एक इसमें बसई होता है और एक बसीन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, निम्नलिखित तेल शोधक संयंत्र और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको पहचान करना है। पहला दे रखा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तातीपाका, आंध्र प्रदेश के अंदर, बिल्कुल सही। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मनाली, तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपके सही। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि, केरल के अंदर नहीं है भाई, ये अपने मुंबई के अंदर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से भारत स्थित यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र है। तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा जो भंडार क्षेत्र है वो रहता है अपने विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर, जो कि यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार रहता है। और ये धारवाड़ व आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है यूरेनियम। और भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटका के अंदर, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और इन क्षेत्रों के अंदर भी पाया जाता है भाई, ठीक है ना।
और आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है इसमें रहता है आपके तमलापल्ली। ये नाम ध्यान रखना, तमलापल्ली जो है जो कि विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है और यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र रहता है भाई। तो विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है। भारत के प्राकृतिक गैस भंडार की दृष्टि से अग्रणीय राज्यों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। तो प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से जो अग्रणीय राज्य आते हैं इसमें रहेगा आपके असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इनके ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्राकृतिक गैस भंडार के अग्रणीय जिले रहते हैं भाई। और इसमें भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा रहता है आपके पश्चिमी अपतटीय, दूसरा पूर्वी अपतट, तीसरा असम, चौथा राजस्थान, पांचवा त्रिपुरा। और ये आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। एक तरफ दे रखा है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, सामने दे रखा उनका स्थान कि कौन सा केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई, ठीक है ना। तो तारापुर जो है ये अपने स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। तो तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही बात है, सुमेलित है एकदम इसका। और दूसरा दे रखा नरोरा। तो नरोरा जो है ये उत्तराखंड में ना होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यानी कि यूपी के अंदर। तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। केगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही। कलपक्कम, तो कलपक्कम जो है ये अपने तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कलपक्कम भी है और कुडनकुलम भी है। तो ये दोनों है कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। और काकरापार गुजरात के अंदर, नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश में और कैगा हो गया कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। और राउत बाटा जो है वो रहता है अपने राजस्थान के अंदर। और तारापुर महाराष्ट्र जो है ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपके असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे खनिज, सूची 2 में दे रखे उत्पादक क्षेत्र। तो मैग्नीज में रहेगा आपके बालाघाट यानी कि 2 नंबर। कोयला, तो कोयले में आ जाएगा आपके झरिया यानी कि 1 नंबर। लो अयस्क, तो इसमें आ जाएगा आपके लो अयस्क में रहेगा हॉस्पेट यानी कि 4 नंबर। यूरेनियम में रहेगा आपके जादूगुड़ा यानी कि 3 नंबर। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है। भारत में से निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक अग्रणीय राज्यों के समुच्चय का चयन करें। तो सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जो जिले हैं या जो राज्य है उनका आपको चयन करना है। तो इसमें आपका रहेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिले रहते हैं। और इसके अलावा और देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं एक तो भंडारा और नागपुर क्षेत्र। मध्य प्रदेश में रहते हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ। और एक उड़ीसा के अंदर भी इसके भंडार पाए जाते हैं जिसमें रहते हैं केयोझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर और ढेंकानाल, गंजाम, कटम, मयूरभंज। ये जिले हैं जो है कि आपके मैग्नीज के भंडार वहाँ पर पाए जाते हैं भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है। भद्रावती संयंत्र में कहाँ के लो अयस्क को उपयोग में लिया जाता है। तो भद्रावती जो संयंत्र है इसमें आपके केम्मन गुंडी जो है यहाँ का लो अयस्क है उपयोग में लिया जाता है। और ये आपके जो केम्मन गुंडी है ये रहता है अपने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। लो अयस्क रहता है जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित केम्मन गुंडी खानों से प्राप्त होता है। और मैग्नीज व चूना जो पत्थर है ये शिमोगा से प्राप्त होता है। ऊर्जा जो है ये भद्रावती नदी से जल विद्युत की प्राप्ति करता है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 केम्मन गुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है। विशाखापट्टनम गुटूर औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग है। तो इसके जो प्रमुख उद्योग रहते हैं इसमें आ जाएगा आपके उपरोक्त सभी, यानी कि जल पोत उद्योग भी रहते हैं, लो इस्पात उद्योग भी रहते हैं और पेट्रोकेमिकल उद्योग भी रहते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश वायुयान व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वायुयान और सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है इनके लिए प्रसिद्ध रहता है अपने बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1। और इसका जो प्रमुख उद्योग है इसमें रहता है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स
और चमड़ा उद्योग, वायुयान निर्माण, रेल वैगन व कोच, ऑटोमोबाइल, चमड़ा और सूचना प्रौद्योगिकी, ये इसके आपके बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में प्रमुख उद्योग रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश में पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो पेट्रो रसायन उद्योग का जो प्रमुख केंद्र रहता है ये रहता है आपके वडोदरा। कौन सा रहेगा भाई? तो वडोदरा इसका आपके प्रमुख केंद्र हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें प्रमुख केंद्र में आता है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, कोयली, कलोल, नवसारी, अकलेश्वर, अनाद, भावनगर, भरूच और खेड़ा। ठीक है ना। और जो प्रमुख उद्योग है वो रहते हैं सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र, रसायन, पेट्रोलियम शोधन, इंजीनियरिंग, कांच उद्योग। ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वडोदरा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका जो असत्य कथन आएगा वो आ जाएगा इसमें कि देश का प्रथम सेज कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। तो ये आपके बिल्कुल सही है। जो प्रथम आपके सेज था ये कांडला गुजरात के अंदर स्थापित किया गया था। और देश में सर्वाधिक सेज महाराष्ट्र में। तो सर्वाधिक सेज महाराष्ट्र में ना होकर के तमिलनाडु के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। दूसरा इसमें आपका रहेगा असत्य। तीसरा देगा DMIC जापान के सहयोग से स्थापित किया जा रहा था। तो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये जापान के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये आपके बिल्कुल सही बात है। और चीनी उद्योग कृषि आधारित देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो ये भी आपके सही है। चीनी उद्योग है ये सूती वस्त्र उद्योग के बाद देश का कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग रहता है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन नंबर 2 रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म सुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो भिलई छत्तीसगढ़ ये आपके इसमें सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो ये आपके ब्रिटेन में ना होकर के रूस में है भाई। ठीक है ना। बोकारो झारखंड, तो बोकारो झारखंड भी आपके रूस के सहयोग से लगाया जा रहा है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा सुमेलित। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, तो ये आपका रहेगा ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है ना। राउरकेला उड़ीसा, तो ये रहेगा आपके जर्मनी के सहयोग से। तो ये भी आपके इसमें सुमेलित है। तो सुमेलित युग्म का पूछा है तो आपके दूसरा और चौथा युग्म जो है ये आपके इसमें सुमेलित रहेगा। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। निम्नलिखित उद्योग अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें असुमेलित है उसका आपको पहचान करनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कि भोपाल के अंदर है, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम के अंदर है, बिल्कुल सही। फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये आपके कोयम्बटूर के अंदर नहीं है भाई। ये स्थित है अपने कपूरथला के अंदर। कहाँ पर है? तो ये कपूरथला के अंदर स्थित है। तो ये इसमें आपका रहेगा असुमेलित कथन ऑप्शन नंबर 3। रेलवे कोच फैक्ट्री, तो ये आपके इसमें कपूरथला के अंदर जो रेलवे कोच फैक्ट्री है ये आप कपूरथला के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल आपके रहेगा असत्य। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कागज उद्योग से संबंधित केंद्र है। तो कागज उद्योग से संबंधित जो आपके केंद्र रहते हैं इसमें आ जाएगा एक तो कालीगंज, और दूसरा आ जाएगा नेपानगर, तीसरा आ जाएगा आपके इसमें होशंगाबाद, चौथा आ जाएगा आपके श्रीरामपुर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आपके रहेगा कागज उद्योग से संबंधित केंद्र। कागज उद्योग का जो पहला कारखाना है ये अपने श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल के अंदर 1812 ईस्वी के अंदर स्थापित किया गया था। यह देश का प्रथम आधुनिक कारखाना था जो कि असफल रहा था। और 1870 में रॉयल बंगाल पेपर मिल कलकत्ता के अंदर बल्लीगंज में प्रथम सफल प्रयास किया गया था। और इसके अलावा अगर अन्य कारखाने देखा जाए तो बालीगंज, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल के अंदर, लखनऊ के अंदर रहती है आपकी इंडियन पेपर मिल, नेपानगर मध्य प्रदेश के अंदर रहती है अखबारी कागज, होशंगाबाद MP के अंदर रहती है नोट छापने का कागज। ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आज का लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक करना है
और एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, धड़ाधड़ शेयर कर दो, ठीक है ना। तो 100 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा कि निम्नलिखित में से अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश के विकास का कारक है। तो विकास का कारक इसमें रहता है आपके कि विकास का कारक कौन कौन से इसमें रहेंगे। तो इसका आपके आ जाएगा, एक तो पेट्रोलियम संसाधनों की अनुपलब्धता, तो ये आपके इसमें कारक नहीं रहने वाला भाई। इसमें आएगा बंदरगाह की निकटता, ठीक है, पहला रहेगा आपके बंदरगाह की जो निकटता है ये इसमें आपके कारक रह सकता है। दूसरा है कि पृष्ठीय प्रदेश में कपास का उत्पादन, तो पृष्ठ प्रदेश में जो कपास का उत्पादन है ये भी आपके इसमें औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के प्रमुख कारणों में रहता है। तीसरा है देश के आंतरिक भागों से परिवहन का जुड़ाव, जो आंतरिक भागों में परिवहन का जुड़ाव होगा तभी तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा भाई, तो ये भी आपके विकास का प्रमुख कारण रहता है भाई, ठीक है। तो ये अनुपलब्धता इसमें आपके गलत दे रखा है, अगर उपलब्धता होती तो ये भी आपके इसमें कारण रह जाता, लेकिन ये इसमें अनुपलब्ध दे रखी है जो कि आपके गलत है। तो इसमें आपके बी, सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनके अलावा अगर और कारक देखे जाए तो जैसे एक तो कांडला बंदरगाह हो गया, दूसरा हो गया आपके देश के आंतरिक परिवहन की मार्गों से जुड़ाव, तीसरा आ जाएगा पृष्ठ प्रदेश में कपास का उत्पादन, चौथा आ जाएगा आपके पेट्रोलियम संबंधी संसाधनों की उपलब्धता, पाँचवा आ जाएगा आपके विस्तृत बाजार, छठा आ जाएगा आपके सस्ती भूमि, सातवां आ जाएगा आपके कुशल श्रमिक, आठवां आ जाएगा आपके उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश आदि। ये सभी आपके इसमें कारक रहते हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है भाई। तो ये थे भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 4 का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो और अगर सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सकता है उतना आपको इसको शेयर करना है भाई, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।